हाय गाइस एंड वेलकम टू दिस अमेजिंग जेनिथ बैच। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। बेटा वेलकम टू द फर्स्ट क्लास ऑफ लीगल रीजनिंग 1। बेटा मैं हूं आपकी लॉ मेंटर इसरा और बेटा आज से हमारी जर्नी शुरू होने वाली है क्लैट की। सफर बहुत लंबा होगा बट बहुत ही स्मूथली जाने वाला है। तो पहले तो यार आप लोग बता दो क्या हाल चाल है। मेरे ऑडियो वीडियो को पहले बता दो सब कुछ क्लियर है? इज एवरीथिंग क्लियर? एब्सोल्युटली फाइन। थम्स अप दे दीजिएगा मुझे। कैसा चल रहा है बेटा सब कुछ? हाउ इज एवरीथिंग गोइंग? कैसा फील कर रहे हो? माइक प्रॉपर है? आवाज थोड़ी ज्यादा एक्साइटेड हो गया आपको देख के, ठीक है? वॉइस क्लियरली आ रही है आप लोगों को बेटा? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? क्विकली बताइएगा एक बार, मतलब वॉइस का कोई इशू तो नहीं है? यस। हाय माधव, कुंजल, सो वी हैव निशा, आयुष। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है। वाह यार। सो यस वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ लीगल रीजनिंग 1 के साथ। बेटा आज का सेशन जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हम शुरू करेंगे आज। बट बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दिस सेशन बेटा हमारा और आपका जो मेल मिलन है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले तो आप लोग बताओ यार कहाँ से हो आप लोग? आप लोग कहाँ कहाँ से हो इंडिया में? इंडिया के बाहर भी हो तो भी बताना। हाय, हेलो हेलो। यस। झारखंड, आगरा, अरे नहीं लखनऊ से भी हैं लोग, ठीक है बहुत बढ़िया। पंजाब, वी हैव छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, जम्मू, झारखंड, वेस्ट बंगाल, चलिए बहुत ही बढ़िया। दिल्ली से भी हैं, आसाम। तो आई थिंक यार इंडिया के हर कोने से यहाँ पे हमारे जेनिथ बैच में जो है वो बच्चे होने वाले हैं। बेटा आई हार्डली वेलकम ऑल ऑफ यू। ये जर्नी लंबी होगी आप लोगों की, करीब करीब 2 इयर्स आप यहाँ पे क्लैट की प्रेपरेशन जो है बेटा वो करोगे और फाइनली आप एनएलयू में सीट अपनी पक्की करके जाओगे। तो बहुत ही बढ़िया है बेटा। हम अपने नए सब्जेक्ट के साथ शुरुआत करने वाले हैं बेटा। वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विथ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बेटा क्लैट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको इसके 2 रीजंस बताऊंगी। एक, ये जो कानून है ये डायरेक्टली आपसे तो पूछा जाता ही है, इसके आर्टिकल्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये कानून है ही इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टली आपसे ये पूछ सकते हैं। और दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन की हमारे देश में इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि कोई भी अगर न्यूज आती है ना बेटा तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक कर दिया जाता है। तो बिकॉज ऑफ दिस लिंकेज ये चीज और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब्जेक्ट, ठीक है? आई होप यू गेट माई पॉइंट। ये लीगल रीजनिंग 1 है, लीगल रीजनिंग 1 है बेटा, ठीक है? कैसा परफॉर्मेंस अभी चल रहा है बेटा? माइक ऑन है, डोंट वरी। यस। यस। अभी वॉइस बताइएगा बेटा। स्विच किया है मैंने माइक, अभी वॉइस का बताइएगा। क्लियर है? वॉइस क्लियर है बेटा? आप कोई इशू तो नहीं है वॉइस में? चलिए बहुत ही बढ़िया। तो लीगल रीजनिंग का सिलेबस भी क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे करके। बट सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंस भी है बेटा, और क्लैट के परस्पेक्टिव से बहुत सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आपको सीखने को मिलेगा जो कि आपको एनएलयू में जब आप चले जाओगे ना उसके बाद भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो मेरे नोट्स आप माइट भी एनएलयू में भी यूज करो, ठीक है? ऑल राइट, ठीक है। सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, सबसे पहले सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में हमारा मतलब आप ये समझ के चलो, आज आपको थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में दूंगी,
कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स के बारे में बात करेंगे, बट ये सब बाद में होगा। पढ़ाई वढ़ाई मेरे क्लास में ज्यादा होती नहीं है बेटा, मजाक कर रहे हैं। बट आज सबसे पहले तो आप ये बताओ बेटा कि आपने क्लैट की जर्नी जो स्टार्ट करी है, आप अभी करेंटली कौन से क्लास में हो? आई वॉन्ट टू नो दैट, कौन से क्लास में हो, ठीक है। हालांकि स्ट्रीम इतना मैटर नहीं करता है, बट मेरे और आपके बॉन्डिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बताइए, आई थिंक मैक्सिमम बच्चे मुझे यहां पे जो चैट में दिख रहे हैं, मैक्सिमम 11th के बच्चे हैं, मैक्सिमम। यस यस यस, सो ऑल ऑफ यू आर स्कूल गोइंग, राइट। स्ट्रीम कौन सी है आपकी? बहुत ही बढ़िया। ठीक है, आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज है, कॉमर्स साइड भी है बच्चे, साइंस साइड भी मुझे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे 11th के होंगे। तो अब यहाँ पे बेटा आपका ऐसा रूटीन होना चाहिए, हालांकि रूटीन अभी हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए, बट आपके दिमाग में अगर एक पहले से ही पिक्चर क्लियर होगी कि यार मुझे स्कूल के साथ अगर मैनेज करना है, जब आपके वेकेशंस हैं तो बात अलग है, स्कूल के साथ जब भी मुझे मैनेज करना है तो मुझे सबसे पहले बेटा प्रायोरिटी अपनी फिक्स करनी होगी। प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए? यहाँ पे प्रायोरिटी आपकी क्लैट एग्जाम होना चाहिए। तो क्लैट के लिए आप कैसे प्रिपेयर करोगे? आपको चीजें थोड़ी सी यहाँ पे मैनेज करनी पड़ेंगी, स्कूल के साथ साथ आपको टाइम निकलेगा नहीं, निकालना पड़ेगा। तो एटलीस्ट 2 आवर्स डेली बेसिस पे आप आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बेटा मैं आपको इस बात की अश्योरिटी दे रही हूं कि आप कहीं ना कहीं टॉप नॉच एनएलयूज में अपनी ऑल इंडिया रैंक्स बनाने वाले बच्चे ही हो। पहली बात, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर पहले होना चाहिए, क्योंकि हमें आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है। हमने रिजल्ट्स देखे हैं बेटा, क्लैट 2026 के जो हमारे मैक्सिमम टॉपर्स थे बेटा, वो हमारे जेनिथ बैचेस के ही थे, यानी कि हमारे फाउंडेशन बैचेस के ही थे। तो हमें आप में रिजल्ट दिख रहा है, पोटेंशियल दिख रहा है, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है और ये जर्नी फुल फ्लेजेडली शुरू करनी है। मुझे ऐसा लगता है क्लैट के लिए जो भी बच्चा बैठने जा रहा है, वो बच्चे जो क्लास 11 से ही तैयारी शुरू कर दे रहे हैं ना भाई, तुम लोग का कोई तोड़ ही नहीं है, क्योंकि तुम लोग सबसे ज्यादा एज पे हो, तुम लोग सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं तुम्हें एज मिली हुई, यानी कि तुम्हारे पास एक प्लस पॉइंट है कि यू आर बिगिनिंग सो अर्ली। वो गलतियां जो बच्चों से, जिनके पास 1 साल का टाइम होता है, 6 महीने का टाइम होता है, वो गलती कभी सुधारी नहीं जा सकती। आपके पास एक प्लस पॉइंट है, आप अगर कोई गलती करोगे, आप उसको 1 बार करो, 10 बार करो, आप 10 बार उसको सुधार सकते हो। मान रहे हो नहीं मान रहे हो? तो आपसे बेहतरीन बच्चा तो इस टाइम पे क्लैट के लिए सूटेबल जो कहना चाहिए नहीं होगा, राइट। और वैसे अगर बात करी जाए तो 6 महीना इनफ है क्लैट की प्रिपरेशन के लिए। 6 महीने में बच्चे टॉपर बनते हैं, 2 महीने में बन सकते हैं, 4 महीने बच सकते हैं। कई बार देखो, कुछ बच्चों के लिए 2 साल भी इनफ नहीं होगा और कुछ लोगों के लिए 2 महीने इनफ होते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करना है, आपका गोल, दैट इज द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। टॉप 3 कॉलेजेस को आपको सबसे पहले टारगेट करना है। आपका रास्ता एक होना चाहिए, उसके ऊपर पूरी शिद्दत से आपको मेहनत शुरू कर देनी चाहिए। बाकी सब कुछ ऊपर वाला तो देख ही रहा है, राइट। इंटेंशंस प्योर है, माँ बाप की इज्जत करो, बढ़िया खाओ पियो, मस्त रहो, पढ़ाई करो, बस यही लाइफ है, राइट। अब हमारे सेशन से बेटा आए दिन हम इस चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आपका रूटीन कैसा होना चाहिए, ठीक है। ये हम लोग बात करेंगे ही करेंगे, क्योंकि मेरे बच्चे सभी 11th में हैं। तो बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होगा कि मैम क्लैट के लिए टाइम नहीं निकल पा रहा है, तो इसके ऊपर तो बात होगी ही होगी। आज इसको छोड़ देते हैं बेटा, आज इसको छोड़ देते हैं। थोड़ा सा बेटा मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी। मैं लीगल रीजनिंग की आपकी मेंटर हूं बेटा। मैं स्टार्टिंग से ही, जब से पीडब्ल्यू में लॉ वाला जो स्टार्ट हुआ है, तब से मैं जुड़ी हूं, जहां पे मैं जुडिशरी के स्टूडेंट्स को और क्लैट स्टूडेंट्स को यहाँ पे मैंने गाइड किया है। मैक्सिमम बच्चों को यहाँ पे हमने लास्ट ईयर तो मैं मैटर्निटी पे थी, लास्ट ईयर तो मैंने उतना नहीं, मैं सिर्फ अचीवर्स में ही पढ़ा पाई थी। बट स्टार्टिंग से ही बेटा मैं हूँ, जहाँ पे मैंने LLM जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में किया है। मेरा स्पेशलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रहा है और बहुत सारे जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशंस मैंने जो है अटेम्प्ट करे हैं, इंटरव्यू
भी दिए हैं। तो ये हम शुरू करेंगे बेटा आज से ही। आई होप कि बेटा यहां से एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम शुरुआत करें और इस एग्जाम को फोड़े, राइट। डमी स्कूलिंग टाइम टेबल भी देंगे, डोंट वरी, ठीक है। अभी यहां तक के कोई डाउट्स, कोई इशू? शुरू करें बेटा। हाँ, ये झलक का क्वेश्चन भी हम थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं आज ही के सेशन में। झलक, व्हाट यू आस्किंग हियर इज कि मैम लीगल रीजनिंग 1, लीगल रीजनिंग 2, लीगल रीजनिंग 3 और लीगल रीजनिंग 4 पार्ट्स में क्यों डिवाइडेड है, राइट। यही क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हो ना तुम लोग कि मैम ये 4 पार्ट्स में क्यों डिवीजन किया गया है ना। जिसमें ये तो मैं ले रही हूं बेटा और ये मानसी मैम ले रही है, मुझे पता है। यहां पे शायद रेनू मैम है और चक्षु मैम है, ठीक। तो 4 लीगल रीजनिंग के पार्ट्स हैं जहां पे 4 फैकल्टीज आपकी क्लासेस बेटा, इसीलिए ये डिवीजन किया गया है क्योंकि आई थिंक अगर ये 5 सेक्शंस, जो 5 सेक्शंस क्लैट एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें आपका इंग्लिश होता है, जिसमें आपका मैथ्स होता है बेटा, दैट इज क्वांट, जिसमें आपका लॉजिकल एनालिटिकल होता है, जिसमें आपका लीगल होता है और जिसमें आपका करंट अफेयर्स होता है। उठा के देख लीजिएगा बेटा, इसमें से सबसे ज्यादा वास्ट जो है वो लीगल है और करंट भी है, करंट अफेयर्स का पार्ट, क्योंकि उसका कोई सीमा नहीं होती बेटा। इट इज वेरी वेरी वास्ट, ठीक है। तो बेटा इसीलिए 4 सेट ऑफ फैकल्टीज हैं जो आपको बारी बारी से, या आपको एक मतलब एक जुगलबंदी होगी, जैसे मैं और रेनू मैम है, मैं और मानसी मैम है, इस तरह से हम लोग आपकी क्लासेस लेंगे, जिससे क्या होगा, आपको एक आउटलुक भी मिलेगा, डिफरेंट देखो हर टीचर का डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, पढ़ाने का तरीका डिफरेंट होता है, तो आपको चीजें अच्छी तरीके से समझ आए। जो लीगल का वास्ट कॉन्सेप्ट है, वो जो वास्ट सिलेबस है, एक्चुअली ये सिलेबस बहुत ज्यादा बेटा वास्ट है, यानी कि अभी आपको समझ आ जाएगा। अभी मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ सिलेबस वास्ट कैसे है और क्या हमें सब पढ़ना है, क्या कितना पढ़ना है, सारी चीजें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब रजिस्टर्स की बात आई, यानी कि नोटबुक की बात आई, राइट। तो बच्चों तुम लोग चाहो, यस आप चाहो तो आप नोटबुक सबकी सेपरेटली बना सकते हो, नोटबुक्स आप सबकी सेपरेटली बना सकते हो, लेकिन अगर आप नोटबुक सब्जेक्ट वाइज बनाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप समझ रहे हो, सब्जेक्ट वाइज, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का आपने बना लिया, कॉन्स्टिट्यूशन का बना लिया, टॉट का बना लिया, पतली पतली नोटबुक्स लेना बेटा, मोटे मोटे रजिस्टर्स मत लीजिएगा, आप बाइंडिंग वाली लीजिएगा जिसमें से आप रिमूव भी कर सकें, जिसमें आप ऐड भी कर सकें पंच करके, तो वो वाला लीजिएगा, बट पतला पतला बनाओ पहले बेटा स्टार्टिंग में, ठीक है। आइए अब इसके बाद थोड़ा सा बेटा मतलब अपराध हो जाएगा, मेरे से गुनाह हो जाएगा अगर मैं क्लैट के बारे में बिना बताए प्रोसीड कर जाऊं, क्योंकि आई थिंक मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे जान रहे होंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अवेयर नहीं होंगे, क्लैरिटी नहीं होगी, तो थोड़ा सा मैं क्लैरिटी क्लैट के ऊपर देना चाहूंगी, फिर उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगी, आपको सॉल्व कराने का तरीका भी बताऊंगी, आइडिया भी दूंगी कि किस तरह से आपको सॉल्व करना चाहिए। क्लियर बेटा। क्लैट एग्जाम जो है, क्लैट इज कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, ये बेटा हर साल एवरी ईयर ये कंडक्ट कराया जाता है, ये एवरी ईयर कंडक्ट कराया जाता है। यूजुअली बेटा इसका जो समय होता है दिसंबर फर्स्ट वीक के अराउंड ये एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाता है, पहले तो ये समझ लीजिए, ठीक। इसके फॉर्म फिलिंग आपको अक्टूबर नवंबर के अराउंड शुरू हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पे, क्लैट के लिए बेटा अभी लास्ट जो क्लैट हुआ है वो हुआ है क्लैट 2026, यानी कि लेटेस्ट जो है यही वाला है, अब 2027 होने वाला है, जो कि होगा दिसंबर 2026 में। कौन सा होगा? क्लैट 2027 होगा। अच्छा ये क्यों, साल में ऐसा क्यों चेंजेस है? साल में इसीलिए चेंज है बेटा, बीच में कोविड-19 आ गया था, जिस साल वो एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जा, मतलब उस टाइम पे एग्जाम नहीं हो पाया था, तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बेटा जो डेट है, ईयर की डेट, वो इसी तरह से रोटेट होती रहती, चलती रहती है। इसके अलावा बेटा क्लैट में आपके पास बेटा 120 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, जिसके लिए आपको 120 मिनट्स का टाइम मिलेगा, 120 मिनट्स का टाइम मिलेगा। 0.25 का बेटा इस एग्जाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है,
0.25 की इस एग्जाम में बेटा नेगेटिव मार्किंग होती है। बेटा सेफ स्कोर की अगर हम बात करते हैं, इस एग्जाम में जो सेफ स्कोर होता है वो क्लियरली मैं लिख सकती हूं यहां पे 100 प्लस का होता है, 100 प्लस का होता है। एक तो ये बेटा बात होगी। दूसरी बात ये हो गई, आपसे बेटा 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले बेटा मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके लीगल से होते हैं, आपके करंट से होते हैं, फिर बेटा आपके इंग्लिश से होते हैं, फिर आपका बेटा लॉजिकल आता है। इनका बेटा 20-20 या 20-20, 25-25% का चारों का होता है, जिसमें लीगल और करंट का सबसे ज्यादा 25-25% का होता है। और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आती है बेटा, 10% वेटेज होता है इनका। 2 पैसेजेस होते हैं इसके, 2 पैसेजेस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये 5 सेक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लैट 2026 एग्जाम में लीगल रीजनिंग से 32 क्वेश्चंस पूछे गए थे। या तो आपसे 5 पैसेजेस पूछेंगे 6-6 क्वेश्चंस के, या 6 पैसेजेस पूछेंगे 5-5 क्वेश्चंस के। इस तरह से किया जाएगा। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा बेटा, आपका जो पैटर्न है ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैम ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं? पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आपको याद होगा बेटा, आपने 10th में एग्जाम जब दिया, 9-10 से हमें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सिखाना शुरू कर दिया जाता है स्कूल में। तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में जैसे हम एक पैसेज रीड करते थे, फिर उसी में से हम क्वेश्चंस में से आंसर्स निकालते थे और टिक करते थे, सेम कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है। बट क्योंकि रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, तो रीजनिंग में मतलब आपकी रीजनिंग क्या है, व्हाट इज योर ब्रेन सेइंग। अगर आपका ब्रेन एग्जामिनर के साथ या राइट आंसर के साथ मैच खा रहा है तो आपके लिए एनएलयू की सीट है। बेसिकली यही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये है। अच्छा, जो बच्चे एलेट के लिए पूछ रहे हैं, एलेट का भी बेटा यही समझ के चलिए दिसंबर में ही होता है एलेट भी। एलेट वो बच्चे जो एनएलयू दिल्ली अपना ड्रीम रखते हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, बेटा कट ऑफ बहुत तगड़ी होती है। 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर बेटा 130 नंबर बच्चों के आ रहे थे, उसके बाद भी बहुत मुश्किल हो रहा था। बट यस 125 130 तक की आपका स्कोर होना चाहिए। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। तो ये एक पैटर्न है आपका। ओलेट्स बेटा आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अब हम बेटा एक चीज आपको और बताना चाहेंगे, यहां पे छोटी सी चीज है, यस बहुत जरूरी है, बट बहुत ही ज्यादा जरूरी है बेटा। हम बात करेंगे लीगल रीजनिंग की। बेटा लीगल रीजनिंग आपका जो सब्जेक्ट है क्लैट में, थोड़ा सा बेटा इसको थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती हूं आपसे कि आपको लीगल में कुछ भी आता होगा। मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती। तो क्योंकि कोई बच्चे लीगल में इंटरेस्ट रखते होंगे, कोई बच्चे, बट ऑब्वियस सी बात है सबको लीगल नहीं पसंद आएगी। आई नो दैट। और जो बच्चों ने 10th में पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत, वो भी नहीं याद, दिमाग से निकल जाएगा। आई एक्सपेक्ट दैट। मैं जानती हूं कि बच्चों को लीगल में कुछ नहीं आता। एक छोटा सा जैसे क्लास 5 का जो बच्चा होगा ना, वो भी चीजें समझेगा। आप थोड़ा समझने की कोशिश करना बेटा। लीगल रीजनिंग में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि लॉ का कोई भी एक पार्ट, जिसको हम सेक्शन कहते हैं, लॉ का कोई भी सेक्शन क्या करते हैं, वो आपसे पूछते हैं। उसके ऊपर मतलब उसके सही आंसर पे देखते हैं कि क्या आप रीजनिंग बिठा पा रहे हो, आपकी रीजनिंग क्या है, क्या आप उसका आंसर यस कर रहे हो या नो कर रहे हो। जब हम लीगल रीजनिंग की बात करते हैं तो हम आते हैं उसके सिलेबस के ऊपर बेटा, कि लीगल रीजनिंग का सिलेबस क्या है। राइट और रॉन्ग बताइए। लीगल रीजनिंग के सिलेबस को हम मेजरली 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं बेटा? 2 ब्रॉड कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं बेटा। सबसे पहले इसका स्टैटिक लॉ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक? बेटा अन्वेषा आप बताओ, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक लॉ। और दूसरा है बेटा करंट लीगल नॉलेज। समथिंग विच नेवर चेंजेस, राइट। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो कि चेंज नहीं होती। तो लीगल रीजनिंग का सिलेबस मेजरली 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है।
फिक्स्ड होता है, राइट? अच्छा, लॉ के ऊपर जाने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि लॉ क्या होता है। लॉ होता क्या है बेटा? व्हाट इज लॉ अकॉर्डिंग टू यू गाइज? फर्स्ट आई वांट टू नो फ्रॉम यू गाइज, आप लोग के अकॉर्डिंग व्हाट इज लॉ? पहले तो लॉ की मतलब पता होना जरूरी है, तभी तो हम लीगल रीजनिंग पढ़ पाएंगे। वन 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 बताइए, स्वास्थ्य का आप बताओ। रूल्स, ठीक है, रूल्स, ठीक है। तो अरुण ने बताया मैम दे आर रूल्स, और बताइए रूल्स 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 रूल्स, और बताइए, और कुछ और रेगुलेशंस, ठीक है। ये लॉ क्यों बनाया जाता है बेटा? क्या जरूरत है लॉ बनाने की? एनीबडी? पॉलिसी, सॉरी गाइस, पॉलिसी, और बताइए। भाई कुछ तो लिखा तुमने, डिसिप्लिन, वेलफेयर, फंडामेंटल्स, प्रोटेक्ट, एंश्योर सेफ्टी, मेंटेन पीस, रन द कंट्री, ठीक है। तो बेटा लॉ हम क्यों पास करते हैं या लॉ हम क्यों बनाते हैं बेटा? इसीलिए बनाते हैं ताकि गवर्नेंस जो है, हमारे देश में जो गवर्नेंस है वो स्मूथ हो और इफेक्टिव हो, राइट? यानी कि अगर कोई किसी का मर्डर कर रहा है, अगर कोई किसी का मर्डर कर रहा है, तो ए ने अगर मर्डर करा है तो वो ये नहीं कह सकता कि अरे मर्डर क्या अपराध है क्या? अरे हमें नहीं पता। अगर हमें पता होता कि मर्डर अपराध है तो शायद हम ना करते। रूल ऑफ लॉ है हमारे देश में। हमारे देश में क्या है बेटा? रूल ऑफ लॉ, एंड नॉट ऑफ मैन, एंड नॉट ऑफ मैन। यानी कि यहां पे किसी भी आदमी का रूल नहीं है बेटा। हमारे देश में शासन किसका है? ये लॉ का शासन है, और लॉ हमारे देश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब सवाल ये उठता है कि मैम ये लॉ बनते कैसे हैं? ये लॉ कैसे बनते हैं? आस्था आप बताओ, दीपशिखा। क्लास बेटा बहुत ही ज्यादा छोटी सी क्लास है यार, मुझे तो थोड़ा और टाइम चाहिए आप लोग के साथ। 5:30 अराउंड 6:30 आप बोलो तो एंड कर दो। यस प्रणिका, वेरी गुड बेटा। सवाल ये है कि ये लॉ कहां से आया मैम? ये आसमान से थोड़ा आया, ये लॉ आया कहां से? ये तो बताओ। तो बेटा लॉ जो है, लॉ बनाने के लिए हमने एक बॉडी बनाई है, बॉडी बनाई है या कह लो असेंबली बनाई है, जिसमें कौन होते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, जिसको हम कहते हैं बेटा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में बेटा देखा है आपने, 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। कुर्सियां उठा उठा के फेंकी जाती हैं एक दूसरे के ऊपर, याद आ रहा है? देखा होगा आपने आरएस टीवी पे, राइट? यही होता है बेटा लॉ, जो कि लोकसभा राज्यसभा के द्वारा पास किया जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट इसको साइन करते हैं, हमारे देश में लागू कर दिया जाता है, ठीक है। हमें गवर्न करते हैं। अच्छा, ये ग्रुप ऑफ, ये असेंबली कौन होती है? ये भी खेल है बेटा। ये असेंबली कौन है? ये असेंबली यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के चलते 18+ जो कोई भी है उसके पास राइट टू वोट है, और वो लोग जो वोट डालने जा रहे हैं वो अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। वही लोग लोकसभा राज्यसभा में जाके बैठते हैं और हमारे लिए कानून बनाते हैं। उसी कानून को हमें पढ़ना है बेटा, उसी पे आपको लीगल रीजनिंग अप्लाई करनी है। तो बेटा बहुत ही सिंपल है, आप ये समझ के चलना, लॉ को कभी भी कंफ्यूज मत होना। लॉ में, लॉ इज टोटली बेस्ड ऑन कॉमन सेंस एंड नेचुरल जस्टिस। अगर कॉमन सेंस और नेचुरली जस्टिस करने में आपको इतनी प्रॉब्लम, इतनी कंफ्यूजन का सामना करना पड़े, तो फिर वो नेचुरल जस्टिस रहेगी ही नहीं, ठीक है।
क्लियर एवरीबॉडी? डन। अब इसके ऊपर बेटा आएंगे, किसी को इसमें ये बहुत ही बेसिक चीजें थी, माइट भी आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही बेसिक है, बट क्लैरिटी बहुत जरूरी है बेटा, राइट? अच्छा, दूसरी चीज, स्टैटिक लॉ की जब हम बात करते हैं तो स्टैटिक लॉ भी बेटा दो कैटेगरीज में मेजरली डिवाइडेड है बेटा। कुछ कहलाते हैं मेजर लॉज, ये कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको बता रही हूं अपने अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाता है इनको एज अ मेजर लॉ, यानी कि भारत के सभी लोगों पे प्रभाव पड़ता है इनका, सबसे इंपॉर्टेंस रखते हैं। और कुछ होते हैं बेटा माइनर लॉज। मेजर और माइनर में दीपशिका आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। मेजर और माइनर में, मेजर लॉज में आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दे रही हूं, ये कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है, इसमें चेंजेस भी किए जा सकते हैं, एडिशन भी हो सकते हैं, रिमूवल भी हो सकता है। जैसे कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन मेजर है, जैसे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट मेजर लॉ है, आपका क्रिमिनल लॉ जो कि भारतीय न्याय संहिता हो गया है मेजर लॉ है। उसके अलावा बेटा आपका मेजर में क्या क्या आता है, क्रिमिनल लॉ जो भी है आपका, सिविल लॉ जो भी है सीपीसी, ये आपका मेजर है। और इसको कर देते हैं ईटीसी, ईटीसी कर देते हैं, क्लियर? उसके अलावा बेटा किस चीज के लिए बेटा, ऋतुराज डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ, वीडियो कॉल तो करेंगे बेटा। चलिए, दूसरी चीज, अब आप ये बताना रितिका, यू टेल मी, करंट लीगल नॉलेज में क्या आएगा? दे आर स्टैटिक इन द सेंस दैट majority of the provisions remain the same. कॉन्स्टिट्यूशन के 99% प्रोविजन सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, इस सेंस में हम उसको स्टैटिक लॉ कहते हैं। सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, ठीक है। दिस इज कॉन्ट्रैक्ट बेटा, कॉन्ट्रैक्ट। आई एम हैबिचुअल ऑफ राइटिंग जस्ट द फर्स्ट पार्ट। यस, यू कैन डू दैट। ये बेटा इसको परेशान, मतलब इट इज जस्ट लाइक इसको आप हटा दो, ज्यादा बेटर है, डोंट वरी। ये ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको लर्न करना है, बिल्कुल भी नहीं है। आप बस इस जर्नी को एंजॉय करो, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जय समझ के चलो बेटा, इसमें कुछ लर्न नहीं करना है आपको, ठीक है। अच्छा, अभी तक आपको बीएनएस वगैरह तो बताया नहीं गया होगा, क्रिमिनल लॉ शुरू ही नहीं हुआ है, तो डोंट वरी। जुवेनाइल एक्ट जैसे है, सूर्यांश गुड क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड। सूर्यांश वही चीज है जो माइनर से रिलेटेड है। तो माइनर लॉज बेटा क्या है, माइनर लॉज कुछ स्पेसिफिक रीजन से हमने बनाए हैं, जैसे कि आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। बेटा एक कानून का नाम सुना होगा आपने, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ये किसके लिए बनाया गया है? ये क्या पूरे भारत में सब लोगों के लिए बनाया गया है या सिर्फ जुवेनाइल्स के लिए बना है? ये एक स्पेसिफिक रीजन से बना है, इसीलिए माइनर ट्रीट किया जाता है, ठीक है। मेजर का मतलब बस ये है बेटा, मेजर का मतलब ये है कि वो लॉज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, बड़े बड़े लॉज हैं, ठीक है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन हो गया आपका, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया आपका, सिविल लॉ है आपका, क्रिमिनल लॉ है आपका भारतीय न्याय संहिता है बेटा। ये कुछ लॉज हैं जो पार्लियामेंट ने पास करे हैं, हाईली इंपॉर्टेंस रखते हैं, पूरे देश में सभी के लिए पास किए गए, ठीक है। वेरी गुड वैष्णवी। अब करंट लीगल नॉलेज में क्या क्या आता है बेटा? पॉक्सो इज माइनर, यस। मिसलेनियस भारत, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। जुवेनाइल मतलब बेटा अंडर 18 ईयर्स, अंडर 18 ईयर्स, इसको भी पढ़ेंगे बेटा आगे। आई एम जस्ट गिविंग एन ओवरव्यू कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी होंगी। अभी आगे भी तो बहुत टाइम है, राइट। करंट लीगल नॉलेज बताइए बेटा मैं क्लास में माइट भी बहुत सारी पॉइंटर्स आपके सामने ऐसी रखूंगी जो आपको मॉड्यूल्स में देखने को नहीं मिलेंगे, राइट। तो आपको मॉड्यूल में वो चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। अगर मैं सारी चीजें मॉड्यूल के अकॉर्डिंग ही बताऊंगी तो फिर क्लास क्यों लूंगी? आप मॉड्यूल पढ़ लो। गेटिंग माय पॉइंट? बेटा ये जो करंट लीगल नॉलेज है, इसमें जो भी जजमेंट्स पास किए जाते हैं
बेटा जजमेंट कौन पास करता है? जजेस पास करते हैं। जजेस कहां बैठते हैं? कोर्ट में बैठते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट बेटा, एससी मींस सुप्रीम कोर्ट, और देश में जितने भी हाई कोर्ट से बेटा जब भी जजमेंट पास करते हैं वो हमारे करंट लीगल नॉलेज का पार्ट होता है, और ये कई बार क्लैट एग्जाम में पूछा गया है। कोई भी बेटा बिल पास किया जाता है कहां पे? पार्लियामेंट में, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है बेटा, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अभी करेंटली विमेन रिजर्वेशन बिल, अभी मैं आपको एग्जांपल दूं, विमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, तो वो आपके क्लैट 2027 में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं उसके। समझ में आ रहा है? वेरी गुड बेटा निखिल, बहुत बढ़िया। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं दूं, विमेन रिजर्वेशन बिल जो कि 2023 में ही आ गया था। फिर उसके बाद अभी बच्चे ने बताया पैसिव यूथेनेशिया, बेटा इसके आने की पूरी संभावना है, राइट। अब ये सब क्या है, जिन बच्चों को नहीं पता परेशान मत हो, आगे पता चल जाएगा। समझ में आया? ये सारी चीजें हम लीगल रीजनिंग में बेटा पढ़ते हैं। ये आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, आप इसको ये चाहिए स्लाइड तो बताइएगा, वरना ये आपको नोट्स में नहीं मिलेगा। अब बेटा आज के सेशन में हम शुरू कर रहे हैं विद द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके लिए, वो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूं। जब भी आप मॉड्यूल्स रेफर करना, उस पे आपका नजर जरूर होनी चाहिए, ठीक है। क्लास तो हमारी होगी सारी चीजों के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे बेटा आपका है फंडामेंटल राइट्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद बेटा, फिर उसके बाद आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, एक सेकेंड बेटा, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, बुक भी बता दूंगी। ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर बेटा आपका प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं, प्रेसिडेंट, पीएम, सीएम, गवर्नर, इनके बारे में जितने भी प्रोविजंस हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर आपका बेटा आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। फिर आपका बेटा क्या आता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया। आपका इमरजेंसी अमेंडमेंट का तरीका क्या होता है चेंजेस करने का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है, अमेंडमेंट। फिर उसके बाद बेटा ये कुछ टॉपिक्स हैं, फ्यू टॉपिक्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। प्रीएम्बल, इसके ऊपर हमारी क्लासेस भी होंगी, ठीक है, हमारी क्लासेस भी होंगी, बट आप ध्यान रखिएगा जब आप मॉड्यूल्स रीड करिएगा, ठीक है, फॉर योर मॉड्यूल रीडिंग, अगर आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना चाहते हैं। चलिए बेटा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ये जो वर्ड, ये जो टर्म है ना, ये निकल के आता है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, ये उस देश का मतलब गवर्नेंस कैसे हो रहा है ये दर्शाता है। देयर वाज अ डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत में संविधान के लिए डिमांड किया जा रहा था, फाइट किया जा रहा था, एक लंबा फ्रीडम स्ट्रगल रहा, फ्रीडम स्ट्रगल रहा। आपने बेटा क्लास नाइन्थ में आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी। एनसीईआरटी में बेटा हिस्ट्री में सबसे पहला जो चैप्टर है, चैप्टर 1, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बात करता है। पढ़ा है आपने? तो उसमें आपने देखा किस तरह से बसाइल फोर्ट को बेटा गिराया जाता है और किस तरह से वहां के लोग प्रोटेस्ट करते हैं, फाइट करते हैं अगेंस्ट किंग लुई 16, और उसके बाद शपथ लेते हैं कि हम तब तक की नहीं हिलेंगे जब तक हमारे देश में संविधान ना हो। तो इस तरह से डिमांड होती है बेटा कॉन्स्टिट्यूशन की,
जहां पे सेल्फ गवर्नेंस की बात आती है कि अब हमें इंडिपेंडेंस चाहिए है, हम अपने आप को खुद गवर्न करेंगे, हम अपने लिए खुद रूल्स बनाएंगे, सेट करेंगे जो हमें गवर्न करे। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए ही होता है बेटा, भारत के नागरिकों के लिए, और उस देश जिसके अंदर डिमांड करी जा रही है कॉन्स्टिट्यूशन आने की, उन देशवासियों के लिए ही होता है। उसी तरह से हमारे भारत का संविधान है बेटा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बेटा एक लॉन्ग हिस्ट्री रही है, एक लंबी हिस्ट्री रही है, लंबा स्ट्रगल भी बेटा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं हमारे देश में ब्रिटिशर्स का बेटा रूल रहा था। ब्रिटिशर्स हमें यहाँ पे रूल कर रहे थे और फ्रीडम फाइटर्स ने यहाँ पे बहुत लंबी स्ट्रगल लड़ी, और फिर फाइनली बेटा जाके 1947 में हमें मिलती है क्या? आजादी। हमें मिलती है यहाँ पे आजादी, और 1950 में बेटा 1950 में हमारा संविधान जो है वो लागू किया जाता है। अब ये जो हिस्ट्री पूरी रही है, ये पूरी जो डिमांड रही है, ये कैसी थी? उस टाइम पे इंडिया में क्या चल रहा था, गवर्नेंस कैसे हो रही थी, कौन लोग हमें गवर्न कर रहे थे, इंडियंस का क्या से था, और कैसे हमने अपने देश में किसी बाहर वाले को आने दिया और कहा कि हाँ भैया हमें रूल करो, हम हाथ खड़े कर रहे हैं, हमें तो जरूरत है आपकी, आप आइए हमें रूल करिए। ये हुआ कैसे बेटा? इसकी शुरुआत होती है बेटा, आपने सुना होगा अबाउट द ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। आई होप आप लोगों ने सुना होगा बेटा। ईस्ट इंडिया कंपनी, इट वाज जस्ट अ बेयर मिनिमम कंपनी बेटा, खाली एक कंपनी के रूप में हमारे देश आते हैं ये। इनको हालांकि चार्टर ग्रांट किया जाता है, मतलब इनको सैंक्शन मिला हुआ होता है ब्रिटेन से, ब्रिटेन के हेड ने इनको सैंक्शन दिया होता है। ये टाइम पीरियड था बेटा 1600 का, 1600 में इनको ये अप्रूवल मिलता है कि भाई जाओ तुम। इंडिया जो है वो सोने की चिड़िया है, उसके पास बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इंडिया के पास स्पाइसेस हैं, इंडिया का क्लॉथ बहुत अच्छा है, इंडिया के पास माइनिंग मिनरल्स बहुत हैं। तो इंडिया क्योंकि सोने की चिड़िया है, तुम जाओ वहां, तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा, बहुत व्यापार करोगे, बहुत वेल्दी होगे, तुम इंडिया जाओ। तो ये जो लोग हैं बेटा, ये कंपनी के रूप में, जिसको अथॉरिटी ब्रिटेन देता है, ब्रिटेन के पार्लियामेंट के द्वारा अथॉरिटी मिलती है, ये आते हैं इंडिया। अब ये आते इंडिया है कैसे? व्यापार करने के लिए। दे केम इंडिया जस्ट लाइक अ कमर्शियल बॉडी, अ बेयर मिनिमम कंपनी, जो कि ट्रेडिंग के लिए आती है इंडिया, कि हम कुछ खरीद फरोख्त करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, बिजनेस करेंगे यार, पैसा कमाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, आइए, स्वागत है आपका। अब हम जानते हो यार इंडियंस, ये बेसिक इंडियंस, प्योर इंटेंशंस, हम बहुत इनोसेंट थे बेटा। ये आते हैं इंडिया, ये कहते हैं भाई ये तो बहुत सीधे लोग हैं, इनमें तो कोई चकड़ी नहीं है, ये तो बहुत ही सीधे हैं। ये हमें बेटा गवर्न करना शुरू करते हैं, और धीरे 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 करके इनका कंट्रोल बेटा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपने सुना होगा इनको बेटा राइट्स मिल जाते हैं, बहुत सारे दीवानी राइट्स मिल जाते हैं, जिससे इनका फैक्ट्री सेटअप जो आए थे एज इंडस्ट्रीज, इनका फैक्ट्री सेटअप बहुत ज्यादा हो जाता है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? Am I audible to all of you? एक बार बताइएगा बेटा। मुझे आपके कमेंट्स नहीं आ रहे थे अभी तक कि यस, अभी बताओ। राइट, ठीक है, गॉट इट, ठीक है। तो इनका धीरे धीरे करके इनका फैक्ट्री सेटअप और ज्यादा होने लगता है। सूरत में, मद्रास में इनका फैक्ट्री सेटअप होने लगता है, कमा रहे थे बहुत बढ़िया ये बेटा, दे वर अर्निंग अ लॉट। फिर धीरे धीरे करके बेटा इनकी बहुत सारी वॉर्स भी हुई, बहुत सारी वॉर्स भी इन्होंने लड़ी, राइट। जैसे कि बेटा एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर्स, बहुत सारी ऐसी वॉर्स हुई, जिसके बाद अच्छा कोई बच्चा मुझे बता सकता है, देयर वर 2 वॉर्स जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होती है बेटा 57 में और एक होती है 64 में। 64 वाली जो वॉर होती है, इट वाज द नेल इन द कॉफिन,
जिससे ब्रिटिशर्स का एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में पूरी तरह से जम चुका था। प्लस यस रोशन, वेरी गुड, इट वाज बैटल ऑफ बक्सर। बेटा बैटल ऑफ बक्सर के बाद से इनका पूरी तरह से कब्जा जो है, मतलब इट वाज नेल इन द कॉफिन, ये समझ लो। बहुत ज्यादा बेटा डिफिकल्ट होने वाला था हमारे लिए, क्योंकि इनका पूरा सेटअप हो चुका था, प्लासी एंड बक्सर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बेटा जो प्योरली एक ट्रेडिंग कंपनी थी, जिसको कोई पावर नहीं थी यहां पे, बस ये था कि आप पैसा कमाओ, जाके पैसा कमाओ। अब धीरे धीरे ब्रिटेन को ये पता लगने लगा कि यार ये तो बड़ा पैसा कमा रहे हैं, दे आर अर्निंग अ लॉट। तो यहां पे बेटा अब हम कुछ एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, बेटा ये एक्ट्स वैसे तो मैं आपको जनरली ना पढ़ाती, लेकिन क्लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से यू नेवर नो कि कौन से पॉइंट से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यार कैन यू ब्रिंग माय, यस, तो क्लैट के पर्सपेक्टिव से आपको बताना जरूरी है। तो अब बेटा जो पूछ रहे थे मैम नोट्स के लिए, तो बेटा बहुत ही सेग्रीगेटेड, बहुत ही छोटे छोटे मैंने पॉइंटर्स डाले हुए हैं आपके लिए है। यू प्लीज इफ यू वांट, इट इज अप टू यू। पीडीएफ के अंदर नोट्स बहुत ही बढ़िया है बेटा, आप चाहो तो पीडीएफ एज इट इज रीड करो, बार बार रिवाइज करो, लेकिन अगर आपका मन है तो आई विल नॉट स्टॉप यू, यू कैन डेफिनेटली मेक नोट्स, ठीक है। समथिंग राइट, ठीक है। तो बेटा ये हो गई बात आपकी, 1600 से स्टार्ट हुआ था। तो अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ऑब्वियसली इमर्ज सडनली तो हुआ नहीं था, इट डेवलप्ड ग्रेजुअली, धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे एक्ट्स पास किए गए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा 1773 1947 के इस समय के बीच। मतलब 1773 का हम टाइम पीरियड क्यों देख रहे हैं ये मैं अभी आपको बताती हूं, और यहां से लेकर के 1947 जब हमें आजादी मिली बेटा, इसमें बहुत सारी फंडामेंटल चीजें हुई जो कि आज भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ कुछ पॉइंटर्स पे ध्यान रखिएगा, क्लियर है। दूसरी चीज, ऑल दीज एक्ट्स लेड द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेचर एंड फेडरल सिस्टम इन इंडिया। हमारे देश में जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन होता है बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? इट इज बेसिकली गवर्नेंस, कैसे रूल किया जाता है वो सीखा हमने। हम लॉज कैसे पास करते हैं ये सीखा हमने। और हमारे सिस्टम में सेटअप कैसा है, फेडरल सेटअप है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है। बेटा हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन आवर कंट्री? पहले तो ये बताओ, तो मैं आगे बढ़ूंगी, है ना। $28 स्टेट्स। धन्य, थैंक यू, सही जवाब। और यूटीज कितनी है? यूनियन टेरिटरीज होती हैं, डू यू नो बेटा? देयर आर 28 स्टेट्स इन आवर कंट्री, वेरी गुड, एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, 8 यूटीज हैं। इतना मेरे बच्चों को पता है तो यार तो बहुत ही तगड़े बच्चे हैं, बहुत बढ़िया। चलो, तो हमने अभी तक के क्या देखा बेटा? अभी तक के हमने देखा भैया ये कंपनी आई, बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी और फाइनली बैटल ऑफ बक्सर 1764 में अपनी छाप छोड़ दी, प्रभाव छोड़ दिया अपना। अब बेटा क्या हुआ, इतनी सारी वॉर्स, इसके साथ बेटा एक एंग्लो फ्रेंच वॉर भी थी, एंग्लो फ्रेंच वॉर, इतनी सारी वॉर्स इसने लड़ी। तो इन सारी वॉर्स में हुआ क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी बेटा जेब खाली हो गई, पॉकेट एम्प्टी हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी की, कंगाल हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पैसा ही नहीं बचा, बहुत पैसा कमाया, लेकिन बेटा इतनी वॉर्स में बहुत सारा आर्म्स और एमिनेशंस और वेपन्स लगते हैं, और जो मतलब जो आपका मिलिट्री लगती है, उसके चलते इनके पास पैसा नहीं बचा। तो ये गए अपने माई बाप के पास, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास। अच्छा, ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये पता चल चुका था कि ईस्ट इंडिया कंपनी इज डूइंग वंडर्स इन इंडिया, दे आर अर्निंग अ लॉट, बहुत बढ़िया से इनका व्यापार चल रहा है, कब्जा बहुत हो चुका है इनका, कंट्रोल बहुत आ चुका है, फैक्ट्री सेटअप हो चुकी है। तो ब्रिटिश के पार्लियामेंट ने, ब्रिटिश की जो असेंबली थी वहां पे, ब्रिटेन पार्लियामेंट, हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट एस्टैब्लिश थी, उसने सोचा दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट टाइम
कि हम इंटरवीन करते हैं। मतलब ये जो पैसा है ये ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलने के बजाय अब ये हमारे पास आने लगे, तो इसका कोई ना कोई पॉइंट तो उनको चाहिए था, ढूंढ रहे थे ये कि पैसा तो बहुत कमा रहे, उसको जिसको 1600 में हमने चार्टर दिया यार बहुत लंबे समय से पैसा कमा रहा है। तो पहला इंटरवेंशन इन्होंने किया विद द हेल्प ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। जब भी बात होती है पार्लियामेंट की, जब भी लेजिस्लेचर की बात हो रही होती है, जहां पे लॉ मेकिंग बॉडी होती है, तो कुछ भी ऐसे ओरली नहीं होता। जैसे कुंजल मैं कह रही हूं, कुंजल बेटा तुम जो चैट कर रहे हो बहुत बुरा है, तो ये ओरली मैंने बोल दिया। पार्लियामेंट है, एक अथॉरिटी है, तो हर चीज बेटा एक प्रॉपर मैकेनिज्म से होती है। जैसे कि बिल पास करना, लॉ पास करना, रेजोल्यूशन लेके आना, उसी तरह से पार्लियामेंट में पास किया गया एक बिल, एक कानून पास किया गया, एक्ट बनाया गया, किसको रेगुलेट करने के लिए, 1773 में यहां पे रेगुलेशन लाने के लिए। और पहला इंटरवेंशन किया ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने, ये किया बेटा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। ये पहला अटेम्प्ट था ब्रिटिश पार्लियामेंट से कि ये कंट्रोल करेगी किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। और ये इन्होंने कैसे किया, इन्होंने इंडिया में बिठा दिए अपने कुछ दिग्गज, कुछ धुरंधर बिठा दिए, नाम दिया इनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, समझे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बिठा दिए। बेटा रेगुलेटिंग का मतलब क्या है, किसी चीज को हम चेक कर रहे हैं, किसी चीज को हम कह रहे हैं बेटा ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। अभी मैं चैट बॉक्स को रेगुलेट करने लगूंगी तो आप लोग भागोगे, क्योंकि हमारे पास जो पावर होती है रेगुलेट करने की वो अलग होती है। फिर आप एंड तक की 2 साल के एंड तक के कहते रहोगे कि मैम अनब्लॉक करवा दो, अनब्लॉक करवा दो। आप समझो, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से एक तो हमने, ब्रिटेन ने पहला अटेम्प्ट किया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बिठाल दिए, यहां पे धुरंधर बिठाल दिए। अब धुरंधर क्या करेंगे, धुरंधर का काम ये था कि इंडिया में जो कुछ भी ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी वो डायरेक्टली ब्रिटेन की पार्लियामेंट को बता रहे थे। मतलब मेरा एक आदमी बैठा हुआ है, रानी आके थोड़ी ना रूल कर रही थी, ब्रिटिशर्स हमें रूल कर रहे थे, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि क्वीन यहाँ पे बैठी थी या किंग यहाँ पे बैठा था, उसके लोग ही तो रूल कर रहे थे हमें। उसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी भरोसा नहीं था, भेजा जिसको खुद ने था, उसके लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बिठाए जो डायरेक्ट रिपोर्ट दे रहे थे, समझ के चलिएगा। अब देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बेटा क्रिएट किया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को, और बेटा गवर्नर जनरल की एक काउंसिल भी बनाई गई जिसमें 4 मेंबर बॉडी थी प्लस 1 यहाँ पे बेसिकली इसको यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में पहली बार जो है वो एस्टैब्लिश किया गया, जिसके पहले चीफ जस्टिस बने थे एलाइजा एम्फीजी। अश्विन लर्न मत करना, बट इतना रिवाइज कर लेना कि अपने आप लर्न हो जाए, है ना। ये बेटा ये मेरे पर्सनल योगेश नोट्स हैं, पर्सनल नोट्स हैं मेरे, ठीक है। तो पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट आई। अब देखिएगा दूसरी बात, 1784 का साल आता है, मतलब आप ये देखिए कि हर कितना 30 इयर्स पे, हर 30 सालों पे ये पास किया जा रहा था, कानून लाया जा रहा था, हर 30 इयर्स पे। 73 में आया नहीं, कितने साल हो गए, यही बेटा 20-30 साल के गैप पे लाया जा रहा था लॉ, 30 इयर्स के गैप पे। अब देखो 84 में क्या हुआ, 1773 से चीजें चलती चली आ रही थी बेटा, 84 तक के देखिए क्या हुआ। 1784 में बेटा कंपनी का यहां पे डुअल कंट्रोल इंट्रोड्यूस हुआ। कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है दोनों अब क्या करेगी बेटा, कंट्रोल करेगी, डुअल कंट्रोल। अच्छा ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करेगी, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहां पे लेके आए बेटा बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी लेके आ गए बेटा, समझ में आया बेटा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी लेके आए, मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी बिठाए थे। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर एक पोस्ट बना दी, धीरे धीरे करके। पता है ये ब्रिटिशर्स का ये एक पैटर्न था, उनका रूल करने का और धीरे धीरे कब्जा करने का पैटर्न अलग था। मतलब ये दे यूज्ड टू हिट एट द वेरी बॉटम।
लॉ पास कर दिया, बिठाल दिया, कुछ नहीं कर सकते आप। तो डुअल कंट्रोल यानी कि कंपनी भी, ईस्ट इंडिया कंपनी भी और ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसे कर रही थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बिठाए थे, उसके ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोल बिठा दिया। ठीक है, चैट बॉक्स बेटा ध्यान मत दो, मैं इनको भरोसा ही नहीं है मुझे इनके ऊपर, करें जो करना है। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाह रही थी बेटा कि इसमें लोग कितने थे। आई थिंक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में जो है बेटा बहुत सारे लोग थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में इसमें जो मैंने बताया ये 24 लोग थे करीबन, यहां पे कम लोग थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 3 या 4 ही लोग थे, 6 मेंबर बॉडी थी शायद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। दूसरी चीज, पॉलिटिकल फंक्शंस क्या है, कमर्शियल फंक्शंस क्या है, इसमें डिस्टिंग्विशमेंट किया गया जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है बेटा, अब आता है 1833 का चार्टर। आपको क्या लर्न करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जैसे गवर्नर जनरल हो गया, गवर्नर जनरल की पोस्ट जो थी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या था, ये लर्न करना है। डेट्स याद करने की जरूरत नहीं है। यस आई विल, आरुषि डोंट वरी। चार्टर एक्ट 1833, इसमें देखिए क्या हुआ। अब यहां पे आपने देखा होगा गवर्नर जनरल इन बंगाल हुआ करते थे। एक्चुअली बंगाल को एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से बहुत ज्यादा वेटेज दिया जाता था, मतलब बॉम्बे, मद्रास और आई थिंक कैलकाटा, इसमें बंगाल सबसे ज्यादा सुपीरियर रहता था। लेकिन यहां पे हमने 1833 में क्या किया, गवर्नर जनरल इन बंगाल जो हुआ करते थे वो हटा के हमने कहा गवर्नर जनरल इंडिया ऑफ इंडिया होगा, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी इन्हीं को दे दी और लॉ मेकिंग पावर भी अब हमने ऑल ओवर इंडिया। पहले खाली बंगाल तक की लिमिटेड हुआ करता था एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन अब ऑल ओवर इंडिया आ गया। ठीक, इनफ है बेटा भाव्या, मोर देन इनफ है। नहीं मिथुन, एक्ट याद मत करना, एक्ट याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है बेटा। 4+1 का मतलब मेंबर्स कितने थे, मेंबर्स कितने थे। ठीक है, अब एक और चीज समझ के चलना, 1833 में एक और ये चीज हुई थी कि जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज ईस्ट इंडिया कंपनी की थी वो खत्म कर दी ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने। धीरे धीरे करके ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने क्या किया बेटा, दे जस्ट एंडेड द कमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। समझ में आया? तो 3 चीजें हमने पढ़ी। एक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी पैसा मांगने गई, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि दिस इज द टाइम, लेट अस जस्ट टेक ओवर, लेट अस जस्ट टेक ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी। और इन्होंने क्या किया बेटा, रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। रेगुलेटिंग एक्ट पास करके ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पहला अटेम्प्ट किया ईस्ट इंडिया कंपनी में इंटरवीन करने का। और इन्होंने क्या किया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बिठा दिए जो कि डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट दे रहे थे कि कितना पैसा कमाया जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज, अच्छा दे एंडेड बेटा बिकॉज बेटा बहुत सारी ऐसी कमर्शियल एक्टिविटीज ऐसे देशों के साथ हो रही थी, ऐसे देशों के साथ हो रही थी बेटा, जो कि जैसे चाइना के साथ कमर्शियल एक्टिविटीज पूरी बंद कर दी गई। ठीक है, दूसरी चीज हमने क्या देखी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट बनाई गई और सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया एट कैलकाटा। 84 में बेटा बहुत कुछ फंडामेंटल नहीं हुआ, बस बोर्ड ऑफ कंट्रोल याद रखना, कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट साथ साथ रूल करने लगी थी। तीसरी चीज 33 इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो पहले होता था बेटा 1773 और 1833 आते आते वो हो चुका था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से और लेजिस्लेटिव पर्पस से ऑल ओवर इंडिया बेटा कहीं ना कहीं कंट्रोल हमने यहां पे देना शुरू कर दिया। ठीक है, सुहानी सिंह मैम, जब मैं 10th बोर्ड दे चुकी थी तब मैं ये सब आपसे यूट्यूब से पढ़ी हूं। अरे यार सुहानी, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया बेटा, लॉ वाला पे पढ़ा होगा आपने ना, ग्रेट। अब आओ बेटा 1833, बस इतना इसमें समझ के चलो, अभी इसको हम लोग रिवाइज करेंगे आगे। आगे आइए बेटा, अब आता है बेटा 1853 का चार्टर, जिसमें बहुत कुछ नहीं हुआ। 1853 में एक चीज बढ़िया हुई थी, वो ये हुआ था कि बेटा जो ये सिविल सर्विसेज का एग्जाम है
ये ब्रिटेन में होना शुरू हो गया था, तो मतलब ओपन था कि इंडियंस भी जाके उस एग्जाम को दे सकते थे। अच्छा, इसमें एक और चीज किया था इन्होंने, लेजिस्लेटिव यानी कि लॉ मेकिंग। लेजिस्लेटिव का मतलब लॉ मेकिंग, लेजिस्लेटिव का मतलब लॉ से रिलेटेड, एंड एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का मतलब बेटा एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस से रिलेटेड। तो लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो है ये सेपरेट करे थे इन्होंने 1853 में। हमें इससे मतलब नहीं है चाहे जो करें। इसी के साथ बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो ध्यान रखिएगा, गवर्नर जनरल इन काउंसिल 4+1 प्लस यहां पे बेटा ये 6 मेंबर बॉडी, बड़ा ये एक चेंज था, ये कर दिया गया था। ये आपको मैं आगे भी बताऊंगी, तो अभी इसको एज इट इज आप छोड़ दो। गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो है 4+1 + 6 करके बॉडी बढ़ गई थी बेटा। 1853 तक के हमने कर लिया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे कंपनी का जो रूल था इंडिया पे बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी मैं कहना चाहूंगी था। इंडियंस को इतनी गंदी गंदी इन्होंने पोस्टें देके रखी थी, ऐसे खराब खराब काम करवाए जा रहे थे। ऐसा नहीं है, सभी इंडियंस नाराज थे। जो गरीब तबका था वो ब्रिटिशर्स से काफी ज्यादा नाराज था। रिच क्लास को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, राजा रजवाड़े शराब साथ पीते थे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, लेकिन जो गरीब था वो पिस रहा था। तो बेटा 1853 तो मैंने बता दिया, 53 के बाद कुछ कुछ चीजें ऐसी ज्यादा पाइलअप होने लगी कि भारत में एक आक्रोश, मतलब एक गुस्से का माहौल था बेटा। सब एक साथ एकजुट हुए ब्रिटिशर्स के खिलाफ। 1857 का टाइम था बेटा वो, जहां पे होता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जहां पे ब्रिटिशर्स को ये फील होने लगा कि यार मेरी तो बैक टू पवेलियन हो जाएगा, मेरी बजने वाली है बैंड। बेटा छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे तबकों में लोग खिलाफत कर रहे थे ब्रिटिशर्स की। और वो एक इंसिडेंट, वो मंगल पांडे का जो प्रोटेस्ट करना हुआ और वो ग्रीस कार्टेज निकालना हुआ और वो 1857 के रिवोल्ट का जो भड़काव हुआ बेटा, उससे ब्रिटिशर्स को लग चुका था कि अब तो यार आई एम डेड, आई एम गॉन। और होता है भारत के अंदर पहली क्रांति बेटा, 1857 का रिवोल्ट, जिसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट फ्रॉम द वेरी बेस हिला, धरा वो कि यार ये। अच्छा, इसमें पता है यूनिक चीज क्या थी? 1857 के रिवोल्ट में हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी। छोटे छोटे तबकों से लोग इकट्ठा हुए कि हम भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनके साथ पूरा मार्चिंग हो रही है, लोग निकल रहे हैं सड़कों पे, खिलाफत हो रही है बेटा। मैंने यूट्यूब पे एक सीरीज देखी थी बहुत बेहतरीन, मतलब जब मैं ये गैप होता था ना मेरे जुडिशरी के एग्जाम्स में, तो आई यूज्ड टू वॉच दिस टाइप ऑफ सीरीज, जहां पे मैंने एक संविधान करके भी सीरीज देखी थी। आई विल रेफर टू यू गाइज ऑल्सो, मैंने लास्ट ईयर करी थी रेफर, बहुत ही बेहतरीन सीरीज है वो। और उसी तरह से एक फर्स्ट, मतलब ऐसे ही एक सीरीज है जहां पे एक्चुअली डिपिक्ट किया गया है कि किस तरह से बहुत ही बढ़िया, मतलब पिक्चराइजेशन है उसका, मतलब ओल्ड स्कूल वाला कैमरा यूज किया गया है उसमें, बट बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया, जो आज भी इनग्रेव्ड है मेरे माइंड में। तो मैं ये समझ सकती थी कि उस मूवी में इस तरह से दिखाया तो एक्चुअल में क्या माहौल होगा कंट्री का। तो जब ये क्रांति हुई बेटा, तो ब्रिटेन में बहुत माहौल खराब हुआ। उनको ये लगा कि यार हमारा तो बढ़िया चल रहा है इंडिया में, हमारा कब्जा इतना हो चुका है और हम कंट्रोल कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं इंडिया को, लेकिन हमारा वापसी हो सकती है अगर इसी तरह चलता रहा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को गिराया उन्होंने किनारे, और 1858 का एक कानून पास किया जहां पे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया इंडिया पे। ब्रिटिश पार्लियामेंट का इंडिया पे डायरेक्ट कंट्रोल आना, और हमारा मतलब देखो हुआ क्या। तो 1853 तक मैंने आपको कहानी बताई थी। 1853 से लेकर के बीच में रिवोल्ट हुआ, और 1858 में ब्रिटेन आ गया एकदम, मैं हूं यहां पे। देखिए इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने दे ट्रांसफर्ड द पावर फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। हिल चुके थे बेटा, और यहां पे बेटा फिर वाइसरॉय भी आ चुके थे। वाइसरॉय मतलब ये जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल, गवर्नर जनरल हुआ करते थे ऑफ इंडिया, इनको वाइसरॉय कहने लगी। पता नहीं क्या ही इनको मिल रहा था नाम चेंज करने में, बट कर रहे थे, खैर कोई बात नहीं, कर लीजिए। तो 1858 में बेटा, 1858 में क्या चीज अच्छा, एक सेकंड बेटा समझ के चलिएगा। देखो हुआ क्या, मैं आपको बताती हूं।
यहां तक कि आपको समझ में आया, ब्रिटिशर्स हमें गवर्न कर रहे थे धीरे धीरे करके, जैसे ब्रिटिश में आईएएस एग्जाम्स होने लगे, सिविल सर्विसेज एग्जाम होने लगे, इंडिया में धीरे धीरे इनका सेटअप और ज्यादा तगड़ा हो रहा था, बट इंडियंस दब रहे थे, इंडियंस दब रहे थे। तो ये जो वॉर हुई थी, ये जो रिवोल्ट हुआ था 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था बेटा, ये इंडियंस वर्सेस ब्रिटिशर्स, ठीक है, वर्सेस ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स के खिलाफ जब इंडियंस खड़े हो, हालांकि रिजल्ट कुछ नहीं रहा, रिजल्ट कुछ भी नहीं रहा, दब गए इंडियंस ही दब गए इन दी एंड। हालांकि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रिटिशर्स पहली बार समझे थे कि हाँ कैपेबिलिटी है, हम वापस जा सकते हैं। तो 1857 का रिवोल्ट इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रिटिशर्स इतना ज्यादा डर गए, उन्होंने 1858 में एक लॉ पास किया। इन्होंने लॉ पास करके ये कहा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अब मतलब उसका अब प्रभाव यानी कि उसका इंपैक्ट, उसका इफेक्ट अब खत्म, और हम यानी कि ब्रिटिशर्स अब डिसीजन मेकिंग में इंडिया के डिसीजन मेकिंग में अब हम कौन है, हम प्राइम अथॉरिटी हैं, मतलब हम द सोल अथॉरिटी हैं कि इंडिया के जो मेजर डिसीजन होंगे वो हम लेंगे। ये फर्क हुआ बेटा। ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे डाइल्यूट हो गई, मतलब आए जो ट्रेडर्स की तरह थे, धीरे धीरे सेटअप हुए, ब्रिटेन को लगा कमा रहे हैं, इंटरवीन किया, पूरा कंट्रोल धीरे करके ले लिया 1858 के बाद से। समझे? एनीबडी हु डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग? आप ये समझ रहे हो कि हाउ डिड द ब्रिटिश पार्लियामेंट, हाउ डिड ब्रिटेन, ये यही सवाल है बेटा, ब्रिटेन टुक कंप्लीट कंट्रोल ओवर इंडिया आफ्टर 1857 रिवोल्ट थ्रू द लॉ पास्ड इन 1858। ये समझ में आया? एनीबडी? कोई क्लियर है? आरुषि, मानसी, आप बताओ। ठीक है बेटा, आपने ये सुना है 1857 के रिवोल्ट के बारे में? ये जब रिवोल्ट हुआ था तो ब्रिटिशर्स बेटा, ब्रिटिश जो ब्रिटेन में, इंग्लैंड में जो लोग बैठे थे, उनको ये लगा कि यार हमारी क्योंकि वापसी हो सकती है, इंडिया हमारे हाथ से जा सकता है, तो उन्होंने एक लॉ पास किया जहां पे उन्होंने कहा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में खाली ट्रेड करने के लिए आई थी, उसका इंपैक्ट खत्म हो रहा है, अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कंट्रोल ले लेंगे। अच्छा, डायरेक्ट कंट्रोल का मतलब क्या है आप लोग बताओ? अगर मैं खाली ये टर्म लिखती हूं डायरेक्ट कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल का मतलब क्या है? जितने भी डिसीजंस हैं, जितने भी पॉलिसी है, जितने भी लॉज हैं, जितने भी रूल्स हैं, ये सब कौन पास करेगा इंडिया के लिए? ये सब इच्छित इंडिया के लिए कौन पास करेगा? ब्रिटेन पास करेगा। इसीलिए 1858 का लॉ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। इसने पावर जो मतलब फैक्ट्रीज सेटअप करके, जो फैक्ट्रीज बेटा सेटअप हुई, जो भी वॉर्स हुई ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना फैलावा पूरे पैन इंडिया जहां जहां भी फैला चुकी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, अब उन सभी चीजों पे प्लस वो सारी चीजें जो ब्रिटेन के कंट्रोल में धीरे धीरे आ रही है, सारे डिसीजन, सारी पॉलिसी अब ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गए बेटा। ये इंपैक्ट था। समझ आया बेटा विधि? अब आपको समझ आया? दिस वेरी गुड बेटा। क्वीन विल कंट्रोल, ऐसे लिख लेते हैं, राइट? क्वीन विल कंट्रोल इंडिया। आप ये सोचो हमारे देश को कोई और कंट्रोल कर रहा था, आप ये सोचो बेटा, और ये सोचो 1858 से लेकर के, और इससे पहले से, लेकिन इससे पहले उतनी तगड़ी तरीके से नहीं कर पा रहे थे, इसके बाद से तो बेटा भाई साहब बहुत ही ज्यादा। समझ आया?
क्वीन विल कंट्रोल इंडिया। गायत्री, इसी को बेटा 1858 को ही बेटा हम क्वींस प्रोक्लामेशन कहते हैं। क्वींस प्रोक्लामेशन। प्रोक्लामेशन, प्रोक्लामेशन का मतलब क्या है? हम कोई चीज डिक्लेयर कर रहे हैं, कोई चीज कह रहे हैं, समझ आया? अब इसके बाद बेटा कुछ कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगी। यहां तक कि किसी को कोई इशू? एनीबडी? गायत्री, बेटा गायत्री ये समझ के चलिएगा कि ये सारी चीजें चेंजेस किए जा रहे थे हमारे इंडिया में। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे इसका इंपैक्ट बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए हम थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ते हैं। थोड़ी सी हिस्ट्री में पढ़ना जरूरी इसीलिए होता है बच्चे, क्योंकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये जो लॉ है, ये जो हमारे पार्लियामेंट, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पास किया था, इसके ऊपर इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। छोटी छोटी चीजें, कैसे छोटी छोटी चीजों ने इंडियंस को यहाँ पे हरास किया और फिर इंडियंस ने यहाँ पे डिमांड करनी शुरू करी कि हमारा देश होना चाहिए, आजादी होनी चाहिए, आजादी मिलनी चाहिए हमें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, ऑल राइट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत ही बढ़िया बेटा। ठीक है, अब इसके बाद बेटा इंडियन काउंसिल एक्ट था 1861 का। ये जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट था बेटा, इसमें कहीं ना कहीं इंडियंस को आपने अब लॉ मेकिंग प्रोसीजर में, यानी कि जहां पे लेजिस्लेशन पास होते हैं, लॉज पास होते हैं, वहां पे हमने क्या दिया? यहां पे हमने उनको एसोसिएट करना शुरू करा, यानी कि उनको जगह देनी शुरू करी। अच्छा, एक और चीज थी, ये आपके लिए खैर इंपॉर्टेंट नहीं है। इट रिस्टोर्ड द लेजिस्लेटिव पावर्स टू द प्रोविंसेस। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक, दूसरी चीज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, आज तक की इसका इंपॉर्टेंस है इसीलिए क्योंकि इसको बेटा एक तो मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक हुई थी और वे ये हुई थी बेटा कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स लाए थे। What is the meaning of separate electorates? Anybody in the chat section? Anybody in the chat section? Separate electorates का मतलब क्या होता है बेटा? Yes, तो इसका मतलब ये होता है बेटा कि मुस्लिम्स जो हैं उनको हम ये मौका दे रहे हैं कि वो मुस्लिम्स को वोट डाल सकते हैं। धर्म के नाम पे यहां पे आपको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है, सीट दी जाती है पार्लियामेंट में, सेपरेट रिजर्वेशन होता है, आपका सेपरेट बॉडी होती है बेटा। ये रिजर्वेशन के एंगल से होता है, वोट्स के एंगल से होता है, और लोग मुस्लिम जो है मुस्लिम्स को वोट डाल सकते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट्स रिलीजन के बेस पे। किसी को डाउट इसमें? ठीक है, तो आज के लिए बेटा आई थिंक हम 1909 पे ही होल्ड करेंगे। ठीक है, हम 1909 पे ही कहानी अपनी होल्ड करेंगे। कहानी बहुत लंबी चलने वाली है, मतलब अभी हमें बहुत सारी चीजें कवर करनी है, बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हम आज को यहीं पे होल्ड करेंगे, दैट इज वी विल होल्ड इन 1909। 1909 तक की हम होल्ड करते हैं। हमने क्या देखा इसमें? हमने 1909 में क्या देखा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाँ अभी यही करेंगे बेटा, गंगा यही चीज बता रहे हैं, डोंट वरी। तो हमने क्या पढ़ा आज? चलिए आइए आपको बताते हैं बेटा। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, जिसको नहीं समझ आया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में बेटा आज के सेशन में हमने यहाँ पे हिस्ट्री देखना शुरू करी। हिस्ट्री में हमने क्या देखा कि इंडिया पे ये ब्रिटिशर्स का रूल कैसे आया, ये ब्रिटिशर्स इंडिया कैसे आए। तो बेटा ब्रिटिशर्स इंडिया आते हैं, कैसे आते हैं? इतनी तगड़ी तरीके से नहीं आते हैं कि हमें रूल ही करने लगेंगे। ये आते हैं बेटा एक जस्ट लाइक अ कंपनी, एक कंपनी के नाम पे आते हैं इंडिया। ठीक है, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। 1600 का बेटा साल था, इंडिया आते हैं। अब बेटा जब ये इंडिया आते हैं, देखते हैं ट्रेडिंग के लिए आते हैं, ये दे केम टू
दे केम फॉर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग पर्पज से आते हैं। आज वाली ट्रेडिंग नहीं बेटा, उस टाइम पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली ट्रेडिंग के लिए आते हैं। 1600 में आते हैं बेटा। इनोसेंट इंडियंस को देख के बेटा इनका रूल जो है वो कहीं ना कहीं लंबा हो जाता है, इनका फैक्ट्री सेटअप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दो चीजें इच्छित ध्यान रखना, फैक्ट्री सेटअप एक तो बढ़ जाता है इनका बहुत ज्यादा, जगह जगह पे इनकी फैक्ट्रियां होने लगती हैं, और दूसरी चीज बेटा वॉर्स, बेटा वॉर्स, एंग्लो मराठा वॉर्स, एंग्लो मैसूर वॉर्स, एंग्लो फ्रेंच वॉर्स, इसके चलते बेटा इनका सेटअप बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है, पावर बहुत ज्यादा तगड़ी हो जाती है इंडिया में इनकी। ठीक बात, बहुत बढ़िया। लेकिन क्योंकि इतने वॉर्स ये लड़े होते हैं बेटा, इनके पास फंड्स की कमी हो जाती है। फंड्स की कमी के चलते ये क्या हो जाते हैं बेटा, ये कंगाल हो जाते हैं बेटा, ये कंगाल हो जाते हैं बेटा। तो कंगाली में क्या करते हैं, जाते हैं बेटा पैसा मांगने, किससे, पार्लियामेंट से। कौन सी पार्लियामेंट, भारत में तो थी नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट से बेटा, ब्रिटिश हाउस से, ब्रिटिश पार्लियामेंट से जाते हैं क्या करने के लिए, पैसा मांगने के लिए। ब्रिटिश पार्लियामेंट सोचती कि भाई ये तो बहुत पैसा कमा रहे थे, यही मौका है इनको क्या करते हैं, इनको खत्म करने का, इनके मैटर्स में इंटरवीन करने का। तो 1773 का साल था कि ब्रिटिश की पार्लियामेंट एक लॉ लेके आती है, ब्रिटेन पार्लियामेंट एक लॉ लेके आती है जिसमें ये इंटरफेयर करते हैं विद द मैटर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, और इसके लिए एक डायरेक्टर्स बिठाल देते हैं जो कि डायरेक्ट रिपोर्ट देते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। उसके बाद बेटा 1784 में भी इन्होंने कुछ ना कुछ एडिशंस करे, जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल बिठाल दिया, उनके ऊपर बिठाल दिया। इसमें मैंने एक और पॉइंट बताया था आपको 1784 में, यस। यहां पे बेटा एक तो आपको लॉ बना के इन्होंने क्या कहा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया एक पोस्ट। फिर उसके बाद यहाँ पे बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया। फिर उसके बाद आता है बेटा 1833 बताया ना मैंने आपको, यस 1833। इसमें जो यहाँ पे हमने GGB बनाया था, इसको GGI कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया। ये सब बेटा, ये सब ब्रिटिशर्स थे, ये सब ब्रिटिशर्स थे, ध्यान रखिएगा, ये सब ब्रिटिशर्स यहाँ पे गवर्न कर रहे थे, ध्यान रखिएगा। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया, गवर्नर जनरल अभी और पढ़ाएंगे बेटा, डोंट वरी, और पढ़ा देंगे। फिर उसके बाद बेटा यस 53 आपके लिए इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, मैंने आपको बताया। हाँ, फिर क्या होता है बेटा, 57 का रिवोल्ट होता है। ये सब ब्रिटिशर्स गवर्न कर रहे हैं अभी तक कि हमें, जब रिवोल्ट हुआ यानी कि लड़ाई हुई, रिवोल्ट का मतलब वॉर हुई, जब वॉर हुई तो ब्रिटिशर्स को ये लगा कि यार इंडियंस तो हमारी वापसी कर सकते हैं, मतलब इंडिया से हमारा कब्जा खत्म हो जाएगा। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, डायरेक्ट कंट्रोल लेना चाहा। कोई बच्चा है जो मुझे क्लास में, कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको ये ना समझ आए कि डायरेक्ट कंट्रोल क्या होता है। डायरेक्ट कंट्रोल प्यारे बच्चों मतलब ये होता है कि किसी कंट्री के अंदर डिसीजन मेकिंग मेरे पास आ जाए। आप पावर देखो कितनी तगड़ी हो जाएगी मेरे पास। तो यहाँ पे 1858 के बाद से बेटा क्वीन का डायरेक्ट कंट्रोल आ गया। क्वीन का क्या आ गया, क्वीन का डायरेक्ट कंट्रोल आ गया, बहुत तगड़ा कंट्रोल आ गया भैया 1858 के बाद से। 1858 के बाद से मैंने आपको और कुछ नहीं बताया, सिर्फ 1909 बताया होगा, है ना। 61 बताया, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। फिर 1909 में ये एक फंडामेंटल चीज ये हुई थी कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स आ गए थे। अब हम क्यों पढ़ रहे हैं ये चीज, हम इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बेटा ब्रिटिशर्स यहां से डायरेक्ट कंट्रोल ले लिए, फिर उन्होंने क्या क्या चेंजेस करे। ब्रिटिशर्स का हमारे देश पे रूल करने के वजह से इंपैक्ट इतना ज्यादा रहा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आज को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। हम ब्रिटिशर्स ही के अकॉर्डिंग गवर्न हो रहे हैं क्योंकि हमारे लिए वो कंफर्टेबल चीज हो गई थी, हमारे सेटअप के लिए वो कंफर्टेबल हो गया था, तो उसी को हमने फॉलो किया। बहुत सारी चीजें हमारे देश में ब्रिटिशर्स का इंपैक्ट है, इसीलिए हम बहुत सारे लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हैं, इसीलिए क्योंकि वो क्या थे, वो कॉलोनियल एरा के थे। जब हमें कॉलोनी बनाया गया था, ब्रिटिश कॉलोनी थे हम, इंडिया वाज ट्रीटेड एज अ ब्रिटिश कॉलोनी। आई होप यू गेट माई पॉइंट गाइज। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है बेटा, मुस्लिम्स को वोट डालने का उनको मौका है, वो चाहे तो अपना इलेक्टोरेट यहाँ पे अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं। क्लियर एवरीबॉडी, यहां तक कि हमने खाली पढ़ा है। इसके बाद चले एक पैसेज कर ले। 1919 से आपको फिर मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में, आप बताइए चलेगा? और कहिए तो भाई हम कर सकते हैं, इसको कवर कर सकते हैं पूरा, आपके ऊपर है।
अभी के लिए आप इसको रीड करिएगा, इसको और ज्यादा इंटरनेट पे सर्च करिएगा, पढ़िएगा इसके बारे में, एक डिफरेंट आउटलुक पता लगा होगा। क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा नहीं होगा, पढ़ा जरूर होगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल इंपैक्ट क्या था, अंदर क्या चल रहा था, वो बहुत जरूरी है बेटा, है कि नहीं? अब नेक्स्ट क्लास में टेकअप कर लेंगे, ठीक है? थोड़ा सा लाइट रखते हैं, आ जाओ। डाउट भी सॉल्व करेंगे बेटा, डोंट वरी, डाउट भी सॉल्व कर देंगे आपके। देखो, चलिए आइए, ये पैसेज है, एक पैसेज हम करेंगे, इसको अच्छे से पहले रीड करिए, ठीक है? इसको अच्छे से रीड करो, जब रीड कर लेना तो मुझे बताना, रीड कर लो पहले अच्छे से। मैं तो 8 बजे तक ले लूँ आरुषि, मैं तो 8 बजे तक ले लूँ, तो मन है तो, बट इसके बाद से नेक्स्ट क्लास में कर देंगे, डोंट वरी, कोई इशू नहीं है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना बेटा कि हो सकता है इसमें से कुछ भी आपको ऐसा रीड करने को मिले जो अभी हमने कवर नहीं करा है, क्योंकि तैयारी तो मेरी पूरा 4 चीजों कराने की थी, तो अभी हमने वो नहीं किया है। तो आपको रेडी इसके लिए भी रहना है कि जो आपने नहीं पढ़ा उसका भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तो यूज योर ब्रेन, ठीक है? वॉइस तो आ रही है यार योगेश। ठीक है बेटा, फिर जाओ सो जाओ निशु, आप बाय बाय। निशु गो, गुड बाय, जाओ सो जाओ बेटा, वो तुम्हें ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। बाय निशु, सी यू, आ जाओ। क्वेश्चन लगाएं बेटा, आर यू गाइस रेडी? पोल लगेगा बेटा, पोल लगेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, अच्छे से रीड कर लो, मैं पोल नहीं लगाऊंगी जब तक आप रीड नहीं करोगे, रीड कर लो इसको अच्छे। अच्छा ऐसा करते हैं, लेट अस जस्ट, पहले मैं आपको समझाती हूं इसको, ठीक है? पहली बार है आपका, पहले देखो समझो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश रूल। तो भारत का संविधान कैसे बना? भारत का संविधान बना जिससे लॉन्ग प्रोसीजर था, धीरे धीरे करके डेवलपमेंट्स हुए हमारे देश में, ब्रिटिश रूल के अंदर ही ये हुआ। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया, जिसमें पहला कदम ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रखा ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। और 1857 का बेटा रिवोल्ट होता है, उसके बाद जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 ने सारी पावर जो है वो ट्रांसफर कर दी ब्रिटिश क्राउन को, यानी कि क्वीन का डायरेक्ट रूल आ गया। बहुत सारे रिफॉर्म्स बाद में भी हुए, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास हुआ, 1935 पास हुआ, लॉज पास होते रहे, और धीरे धीरे बेटा इंट्रोड्यूस किया गया लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और एक फेडरल फ्रेमवर्क इंडिया में। साइमल्टेनियसली साथ ही साथ इंडियन नेशनल मूवमेंट भी चल रही थी, जहां पे हम डिमांड कर रहे थे कि हमें आजादी दीजिए, हमारा सेल्फ रूल होना चाहिए। पॉलिटिकल नेगोशिएशंस चल रहे थे ब्रिटिश पार्लियामेंट से कि आप हमारा संविधान बनाने देंगे, नहीं बनाने देंगे। ये मैं आपको पढ़ाऊंगी बेटा। कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले कैबिनेट मिशन आता है, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड। बेटा ये जो असेंबली थी, इसने संविधान प्रिपेयर करा हमारे देश के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो एस्टैब्लिश करता है रूल ऑफ लॉ, ये तो मैंने आपको बताया। साथ ही फंडामेंटल राइट्स गारंटी करता है, और बेटा सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में बात करता है। बेटा सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब ये होता है कि हमारे देश में 3 ऑर्गन्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और बेटा जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव का काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन करने का, लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाने का, और जुडिशरी का काम होता है जजमेंट पास करने का, राइट, लॉस जजमेंट डिक्लेयर करने का यहाँ पे।
पास करने का, ये सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है। एंड क्रिएट्स अ फेडरल स्ट्रक्चर विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। अच्छा, ये फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे बेटा। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पावर डिवाइड होना होता है। सो वाइल इट बोरोड सर्टन एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स, इसका मतलब क्या है कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स हमने कॉलोनियल लॉ से लिए, यानी कि कॉलोनियल का मतलब ब्रिटिश लॉ से, ब्रिटेन से लिए। इट फंडामेंटली चेंज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी बाय प्लेसिंग सॉवरिटी इन द हैंड्स ऑफ पीपल। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, क्योंकि हमारा प्रियम्बल आ गया, इसीलिए भारत के अंदर डेमोक्रेसी आई जिसमें पावर लोगों के पास आ गई। तो ये पूरा पैसेज बता रहा है किस तरह से इंडिया को आजादी मिली और किस तरह से संविधान बना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आई थिंक मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट हैव रेड इट। तो अब मैं लगाऊंगी बेटा पोल, 45 सेकेंड्स का आपको टाइम दूंगी। आपका समय शुरू होता है अब। अच्छा, क्लास के बेटा कुछ रूल्स ये हैं कि आप कोशिश ये करिए कि चैट में जवाब मत दीजिए। पूरा सिस्टम सेटअप बहुत अच्छे से हो गया है। टेक्निकल इश्यूज माइट भी हो सकते हैं, लेकिन जवाब पोल में दीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। आपको जैसे ही मैं पोल लगाऊंगी तो 3 ऐसी लाइंस पर्पल हो जाएंगी, उस पर टैप करेंगे, पोल आ जाएगा। ठीक है ऋतुराज, पोल दिख रहा है बेटा? करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? बेटा करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा द कॉन्स्टिट्यूशन कंबाइंड कोलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस विद डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ए क्यों नहीं होगा? कंप्लीटली रिजेक्टेड बेटा, ये एक्सट्रीम ऑप्शन है। कोई चीज एक्सट्रीमली रिजेक्ट कर रही है, कोई चीज कह रही है कि ऐसी चीज को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया था हमने, ऐसा हुआ नहीं था। कॉपी किया था, ये भी नहीं हुआ था। रिटेन किया था, बहुत सारी चीजें रिटेन भी करी, बहुत सारी चीजें हमने हटाई भी हैं। तो ये क्योंकि एज इट इज पैसेज से पूछा है, एज इट इज पैसेज से पूछा गया है, इसीलिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, खुबैब खान ने बेटा सही जवाब दिया है। आराध्या, श्रेयोशी, बटरफ्लाई, अर्चित, श्रेय, कोमल, अनुष्का, चारवी और रोशन। सी विल बी द करेक्ट आंसर। बेटा सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा और 85% रिजल्ट है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। नेक्स्ट आएंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इसका जवाब आप लोग चैट में दे सकते हैं बेटा, क्योंकि ये भी हमने कवर नहीं किया है। पोल बेटा आपको पर्पल कलर का दिखेगा, पोल आपको पर्पल कलर का दिखेगा। आपके स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे आपको दिखाई देगा, राइट हैंड साइड पे आपको दिखाई देगा।
जस्ट अ सेकेंड। आपको शो हुआ बेटा? पोल शो हो रहा है? करेक्ट आंसर? यस 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 यस। नो नो बेटा, करेक्ट आंसर यहां पे बी होगा। बी होगा, ये देखिए, आई जस्ट शो इट टू यू। ये देखिए, हियर वेयर इज द स्टेटमेंट दिया गया था यहाँ पे, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ग्रेजुअली। हियर I'll just show it to you. Structural design. I'll just show it to you. Just a second. कहाँ पे? टेल मी, आप लोग बताओ, मैं दिखाती हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, ये बताइए। अकॉर्डिंग टू पैसेज इंपॉर्टेंस, योर टाइम स्टार्ट्स बेटा नाउ। सेवेंथ लाइन, यस। एक बार रिफ्रेश कर लेना बेटा, रिफ्रेश हो गया होगा आई थिंक। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड रूल ऑफ लॉ, ठीक है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, राइट? सी विल बी द करेक्ट आंसर। %79 बेटा, जिसमें खुबैब अगेन सबसे तेज जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे बेटा। ये बताइएगा, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन होगा बेटा, और फिर कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। एक बार रुचिका, एक बार बेटा उसको रिफ्रेश कर लीजिएगा। बेटा दिस इज अ टेक्निकल इशू विच इज नॉट इन माई हैंड एंड नॉट इन योर हैंड ऑल्सो, आपके हाथ में भी नहीं है, बट डेफिनेटली आप एक बार उसको लॉग आउट करके लॉग इन करेंगे तो वो सही हो जाएगा। बेटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो ए होगा। असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बस बेसिक एजेंडा ये होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट आगे का क्या दोनों में लिंक्ड है कि नहीं है। अगर दोनों में लिंक्ड है तो ए होगा, अगर दोनों इंडिविजुअली करेक्ट है तो खाली बी होगा, अगर कनेक्शन नहीं है और फॉल्स है तो आपको पता ही होगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूटी और चेंज दोनों को रिप्रेजेंट करता है। इसी कारणवश कुछ फीचर्स, या ऐसे कह सकते हैं कुछ फीचर्स उसने एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स बोरो करे इसीलिए कंटिन्यू कर रहा है, और कुछ चीजें चेंज करी इसीलिए वो चेंजेस लेके आए, इसीलिए बेटा करेक्ट आंसर ए होगा। ए होगा बेटा करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। 68%, बट यस यू गाइस कैन डू इट बेटर। अभिनव, स्वास्तिक, अक्षत, लक्ष्य, कुंजल, खुबैब, बटरफ्लाई, जिसमें अभी लीडर बोर्ड पे अभिनव है। सुपर नाइस बेटा, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस आपका रहा है बेटा। आज के सेशन के अंदर हम लोगों ने जो मेजर चीजें डिस्कस करी हैं उसमें हम कहां तक आ चुके हैं मैं एक बार आपको बताती हूँ। जस्ट अ सेकेंड, आई जस्ट टेल यू हमने यहाँ पे कहां तक कवर करा है। हमने 1773 का एक्ट पढ़ा जिसमें पहला अटेम्प्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया और इंटरफेयर करने का। 1854 मैंने आपको बताया, 1813 मैंने नहीं बताया बट
आप रीड कर सकते हो। 33 53 डिस्कस किया, 58 देख लिया हमने, 1909 तक देखा है। अब यहाँ के बाद से बेटा, यहाँ के बाद से हम नेक्स्ट क्लास में टेकअप करेंगे, ठीक है। अब आपके डाउट्स ले लूंगी बेटा, आपके जो भी डाउट्स हैं एक बार मैं एड्रेस कर लेती हूँ। प्लीज टेल मी व्हाई देयर नो रिलेशन बिटवीन ए एंड बी एंड बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, अरे आई मिस्ड इट, क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन बच्ची पूछ रही है कि मैम कैसे रिलेशन नहीं है। बेटा B will not be the correct answer because we can't say that R is not the correct explanation of A. हम ये नहीं कह सकते, बल्कि R तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है A का, इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स जो हैं हमने कॉलोनियल लॉस के रखे हैं, सॉवरेनिटी हमने लोगों को दे दी, डेमोक्रेसी लेके आए, इसीलिए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूटी और चेंज दोनों को रिफ्लेक्ट करता है। डिक्टेटर काउंटर्स डोंट हैव एनी लॉ। हाँ क्या? कंट्रीज, डिक्टेटर कंट्रीज, तो कौन सी कंट्री को डिक्टेटर बोल रहे हो आप यहाँ पे? हिंदू भी अपना अपना अलग अलग वोट देते हैं, उसे मुस्लिम, तो ये बेटा बाद में बढ़ाया भी गया था, ये बाद में बढ़ा भी दिया गया था बेटा। इलेक्टोरेट 6 को देने लगे और भी बढ़ गए थे इलेक्टोरेट, आगे पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। 1857 is quite big, so we need to study it thoroughly? No, just as much as I told you. उसके अलावा मॉन्टे बेटा, ये बेटा वाइसरॉय हुआ, मतलब ये हेड हुआ करते थे, हेड ऑफ स्टेट हुआ करते थे। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स दोनों ही की कैटेगरी थी, बढ़िया पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे थे, इसीलिए। हाउ टू यूज मॉड्यूल्स इन अ प्रॉपर वे टू अंडरस्टैंड। राकेश कोशिश ये करिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर्स से पहले वो टॉपिक पढ़ के आइएगा क्लास में, बहुत अच्छे से समझोगे उसको। ब्रिटिश तो टैक्स ले रहे थे, फिर उन्हें क्यों मनी का शॉर्टेज हुआ? बेटा हो जाता है, बड़ी बड़ी वॉर्स लड़ने के लिए ना लालच जब आ जाती है तो सब कुछ हो जाता है, तो ये हुआ बेटा। हाउ टू यूज द मॉड्यूल्स मैंने बताया बेटा, आप रीड करके आना पहले से। बेटा ये लीगल रीजनिंग का हिस्सा नहीं है बेटा, ये लीगल रीजनिंग का ही हिस्सा है, नेक्स्ट क्लास में आपको और अच्छे से समझ आएगा। ये दिस इज द पार्ट ऑफ लीगल रीजनिंग डेफिनेटली। मैम पहले नहीं डाल सकते थे क्या? क्या चीज नहीं डाल सकते थे? नॉट वेरी क्लियर बेटा, ये चीज आपको समझ आ जाएगी। नहीं, जिसको भी कंफ्यूजन हुआ है बेटा, जिसको भी कंफ्यूजन हुआ है वो लोग क्या करेंगे, एक बार फिर से लेक्चर को देखेंगे, ठीक है? फिर से देखेंगे। मैम व्हाई वाज द पावर टू द ब्रिटिश क्वीन टुक पावर फ्रॉम क्वीन इन 16? नहीं लिया ना बेटा उस टाइम पे उनको क्या पता कितना कमाने लगेगा ईस्ट इंडिया कंपनी, इतना रिच हो जाएगा, इतना ज्यादा अर्निंग होने लगेगी उसकी, इसलिए, ठीक है? ये तो मैंने बता दिया था इक्षिता आपको। मैम वॉर तो ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन के बीच में था ना? हाँ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को तो बेटा हेड कर रहे थे ना, ब्रिटिशर्स ही तो बेटा थे वो, ये समझ आ जाएगा बेटा। चार्टर एक्ट बेटा ज्यादा फोकस मत करिए उसके ऊपर, एक्सप्लेन फास्ट। यश मैंने बता दिया था आपको, वैसे वी डिस्कस्ड इट। काउंसिल के ऊपर बेटा, काउंसिल मतलब टीम, जैसे मोदी जी एंड टीम है, पूरी टीम है बेटा, एजुकेशन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, वैसे ही बेटा, वैसी टीम थी। मैम वाई फर्स्ट बेटा, बंगाल को बहुत ज्यादा फोकस किया जाता था उस टाइम पे, ये मैंने बता दिया था बेटा। ये टीम है, 4+1 की टीम है, और ये मॉड्यूल में नहीं मिलेगा बेटा, क्योंकि ये मतलब दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, बट हर जगह नहीं होता है। ये मेरे खुद के नोट्स हैं, ऐसा नहीं किताबों में है, नहीं है जरूर, बट आप इसको, ये क्या है अक्षता, व्हाट इज दिस, ये है क्या? ये मैंने बता दिया बेटा, डिफरेंट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। जुवेनाइल लॉ बेटा छोटे बच्चों के लिए है, अंडर एज 18 ईयर से कम। डेली रूटीन में 2 घंटा निकालो बेटा। सी पोर्ट कहां लिखा है मैंने, है कहां लिखा है? नहीं लिखा बेटा, फिर से देखिएगा तन्वी। इसमें बेटा रेगुलेशन किया गया था। जुवेनाइल बेटा अंडर 18। मॉड्यूल कौन सी पढ़े बेटा? तीनों पढ़ सकते हो आप। डिवीजन और मेजर बेटा, मेजर माइनर में वेरी गुड क्वेश्चन लवली। इट इज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, और किसी चीज के लिए नहीं है। सेफ स्कोर मतलब इतना नंबर आप स्कोर कर सकते हो, अच्छा रहेगा आपके लिए। डिफिकल्ट कौन सा है? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सब अच्छा रहेगा। ये भी बेटा मैंने बता दिया है, कॉपीज अलग अलग कर सकते हो। स्टैटिक मतलब बेटा जो जनरल लॉ है, जो लेट डाउन है, जनरल लॉ लेट डाउन।
इज अ लॉ इन्फ्लुएंस बाय ब्रिटिश? यस इट इज अ लॉट। ठीक है, चलिए बेटा आज का सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। अ लॉट टू बी सेड लेफ्ट, देयर इज अ लॉट लेफ्ट, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास कैसी लगी बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। आई होप यू गाइज एंजॉय टुडे सेशन। बहुत सारी चीजें बेटा अभी रिमेनिंग है जिसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए बेटा आप क्या करेंगे, जो मैंने आज आपको पढ़ाया है उसको एक बार फिर से लेक्चर को देखेंगे, ठीक है। और आज के नोट्स जो है पीडीएफ फॉर्म में आपको ऐप पे देखने को मिलेंगे, पीडीएफ के अंदर। टॉप 10 में कौन है आज के सेशन में, उतने क्वेश्चंस तो मैंने नहीं कराए, बट यस देख लेते हैं। अक्षत, श्रेय, बटरफ्लाई, अमृतेश, रोशन, स्वास्तिक एंड अपरजय, ठीक है। चलिए बेटा, आई होप यू गाइज एंजॉयड एंड वी विल मीट रियली सून। तब तक के लिए बेटा पढ़ाई करिए, अपना ध्यान रखिए, कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग एंड सी